हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, आज की क्लास में हम लोग कंप्लीटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की स्टडी करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए टॉपिक डालते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंबल इसका जेड इफेक्टिव। ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या, बहुत सारा डिफरेंस है, वो मैं समझाता हूं, यहां ध्यान से देखना। सपोज अपन ने सोडियम ले लिया। सोडियम में एटॉमिक नंबर जेड होता है 11। ये एटॉमिक नंबर हो गया जेड 11। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सपोज मैं अब इसको इस तरह से बना रहा हूं, यहां पर ये हो गया न्यूक्लियस जिसमें Z11 ये पॉजिटिव चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 प्रोटॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज हम 11 मान लें। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें ये फर्स्ट ऑर्बिट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसमें 2 + 6, ये देखिए सेकेंड ऑर्बिट है, 2 + 6, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। और ये थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना। हम कहते हैं कि यहाँ पर 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 11 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने चाहिए, नहीं, ये 11 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। ध्यान देना, 11 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन 11 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन भी, ये पहली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी कितने से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं? 11 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। जब यही नहीं हो रहे 11 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट, तो ये और कम पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे। दिख तो रहा है 11, लेकिन इनका अट्रैक्शन 11 पॉजिटिव चार्ज से नहीं है, और कम से हो जाएगा। इनका एक अट्रैक्शन, ये तो और ज्यादा दूर हो गया, ये तो ऑर्बिट थर्ड में आ गया, तो ये तो और ज्यादा दूर है, तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो यहाँ और भी कम न्यूक्लियर चार्ज से होगा। तो हम जो जेड इफेक्टिव की बात करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो हम बात करते हैं, तो वो किस आधार पर करते हैं, किस बेस पर करते हैं? क्योंकि यहां पर ध्यान देना बच्चों, सबसे लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्शन है, ये आपका अट्रैक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों से रिपेल हो रहा है, ये रिपल्सन है। ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों से भी रिपेल हो रहा है, रिपल्सन है, रिपल्सन है। तो यहां ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन। ये हो गए आपके इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन। और मैं इस इलेक्ट्रॉन को सोच रहा हूं कि ये कितने न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट होना चाहिए। दिख तो 11 पॉजिटिव रहा है, लेकिन 11 पॉजिटिव से तो अट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इनर इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन इसको फील करना पड़ेगा। ये रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सिव फोर्स, और यहां ये अट्रैक्शन कर रहा है न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू नेट अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो हम
अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? इस इलेक्ट्रॉन को मैंने टेस्ट कर रहा हूं, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे लिए, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन। नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, नेट अट्रैक्टिव फोर्स फॉर टेस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये मैंने जो लिख दिया नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसे मैंने टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहा। मतलब टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉन पर एक टेस्ट करना चाह रहा हूं। वो टेस्ट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। आप मुझसे कहोगे, मैं किसी बच्चे से पूछूं तो वो सीधा बोल देगा सर 11 पॉजिटिव चार्ज, बट इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्या होना चाहिए। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू, सोचें अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, माने अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे आप न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया जिसे आप न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, माइनस ये रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सन भी तो माइनस करना पड़ेगा। इस रिपल्सन को किसके लिए? इनर इलेक्ट्रॉन, ये इनर इलेक्ट्रॉन और ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन हो रहा है, इस रिपल्सिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्टिव फोर्स विच इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, माइनस ध्यान से देखिए इधर, रिपल्सिव फोर्स, किन किन के बीच रिपल्सिव फोर्स है? इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन और ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अब सोचो कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बात हम बोल रहे हैं, ठीक है, यह बात अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज न्यूक्लियर चार्ज में से यदि माइनस कर दी जाए तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा, नेट अट्रैक्टिव फोर्स हमें मिल जाएगा। तो पहले ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो नेट इफेक्टिव फोर्स है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स है, इसे हम बोल रहे हैं जेड इफेक्टिव, इसी को हम बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माइनस जेड इक्वल टू जेड। जेड क्या है? इफेक्ट, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, ये इधर लिखा एटॉमिक नंबर, ये जेड। न्यूक्लियर चार्ज, इसे आप एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। तो मैंने 3 नाम दे दिए, सब जानते हैं, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज। यदि इस न्यूक्लियर चार्ज में से मैं ये माइनस कर दूं, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन, ये माइनस कर दूं, बट ये है क्या? ये एक ऐसा वैल्यू है जिसे हम
स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इससे हमको ये जो फोर्स रिपल्सिव है, इस रिपल्सिव फोर्स का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ध्यान से सुनना, इस रिपल्सिव फोर्स का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहलाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हम यहां पर सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा जैसे हमने बोला स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसी को हम बोलेंगे शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो इनर इलेक्ट्रॉन और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, यह कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। ये जो है इन इलेक्ट्रॉनों को इधर अट्रैक्ट करने से रोक रहे हैं। इसी को हम इस अट्रैक्शन को कम करने के लिए, इस अट्रैक्शन को कम करने के लिए ये जो इनर इलेक्ट्रॉन जिस इफेक्ट को डाल रहे हैं, उस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये इसका दूसरा नाम हो गया शील्डिंग इफेक्ट। इसी का तीसरा नाम हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन, ये जो फोर्स रिपल्सिव हो रहा है इनके बीच, ये जो फोर्स रिपल्सिव इनके बीच क्रिएट हो रहा है, इस रिपल्सिव फोर्स का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहलाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो मैं आपको भी बताने वाला हूं, ठीक है। और इनका फिजिकल टर्म हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मतलब क्या हुआ? सील करना, सील करना मतलब किसी चीज को सील कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनर सेल के, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को बंद करते हैं, ऐसा बंद करते हैं। बंद करने से क्या हो रहा है? बंद करना मतलब सील करना, स्क्रीन करना, स्क्रीन करना, सील करना, बंद करना। तो इनके इफेक्ट से ये बंद कर रहे हैं किसको? इस न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस को बंद कर देंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस जिस अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स इन इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज फॉर attraction of the test electron towards nucleus is called, बोलो, effective nuclear charge। तो जितना ये जो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ है इस शील्डिंग इफेक्ट के कारण, इस शील्डिंग इफेक्ट के कारण जितना न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ है, ये न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, इसको अट्रैक्ट करने के लिए उसी का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द 11 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट बाय द लेस देन 11 पॉजिटिव चार्ज because of the shielding effect of these inner electrons। समझ आ गया? तो this test electron is not attracted by the 11 positive charge, ठीक है। This test electron attracted by the less than 11 positive charge due to the shielding effect of these inner electrons। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, उसे स्क्रीन कर रहे हैं, उसे स्क्रीन कर रहे हैं। और उस स्क्रीन करने का मतलब उसके न्यूक्लियर चार्ज को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ आ गई? तो इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन 11 पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में कुछ कम न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। जो कम हो गया है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है न्यूक्लियर चार्ज की, वही क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये पॉइंट आपको समझना होगा। अब
ध्यान से समझिए, ये लिख लें, इसको पूरे पॉइंट को बहुत अच्छे से लिख लें। तो Z effective is always less than that of the nuclear charge, and the mathematical value of Z effective equal to Z minus sigma। इस सिग्मा को कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसके पहले आप ये लिख लें सब। देखो, ये लिख लिया सब लोगों ने। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, Z अगर 11 पॉजिटिव है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भी 11 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी 11 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी 11 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब जेड इफेक्टिव इसके लिए अलग होगा, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए जेड इफेक्टिव अलग होगा, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए जेड इफेक्टिव अलग होगा। तो ध्यान से सुन लेना बच्चों, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए वैल्यू जेड इफेक्टिव का सेम नहीं होगा, अलग होगा, बिल्कुल वैल्यू अलग होगा। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए अच्छे से। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए जेड इफेक्टिव सेम नहीं होता, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बात क्लियर? तो अब ध्यान से इस बात को सुनना। तुम क्लास में बैठे हो, तुम जरा क्लास में बैठे हो, तुम यहां पर बैठे हो, बाकी एक रो ये है, एक रो ये है। तो तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? सर ये बच्चे हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, या हमको देखने नहीं दे रहे हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ का आपके लिए अट्रैक्शन सबसे कम हो गया। बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर से, ये लोग रोक रहे हैं, लंबे लंबे बैठ गए लड़के। एक बात मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज पहले ये रोकेंगे, फिर ये रोकेंगे, इनके रुकने के बाद मेरी आवाज यहां तक पहुंचेगी। तो मेरी आवाज को इन्होंने रिपेल कर दिया, इधर ही रिपल्सन फोर्स लगा दिया, उधर जा आवाज, ऐसे। तो यहां तक मेरी आवाज कम पहुंच रही है। जितनी आवाज यहां पहुंच रही है उससे कम यहां पहुंच रही है, और उससे कम यहां पहुंच रही है। ये जो है स्क्रीन का काम कर रहे हैं, ये शील्ड का काम कर रहे हैं, मेरी आवाज को रोक रहे हैं, ठीक है। तो मेरी आवाज जब रुक जाएगी, यहां पर रुकेगी, यहां तक कम पहुंचेगी, तो मेरा तुम्हारे तरफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो जिस आवाज से मैं यहां पर चिल्ला रहा हूं, वो आवाज आपके पास तक नहीं पहुंच रही है, वो ये इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये रिपल्सिव फोर्स जितना है, इस रिपल्सिव फोर्स का मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहलाता है? सिग्मा कहलाता है। इसे हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो बच्चों, जेड इफेक्टिव के कैलकुलेशन के लिए अब किस इलेक्ट्रॉन को कौन कितना स्क्रीन करता है वो मैं आपको समझाता हूं।
सब ध्यान दें। अब यहां पर तो अकेला 1s ऑर्बिटल है, यहां पर 2s भी है, 2p भी है, यहां पर 3s है। ध्यान देना बच्चों। अब कौन ऑर्बिटल कितनी शील्डिंग करता है यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनना, स्फेरिकल शेप हो, बिल्कुल स्फेरिकल। इस न्यूक्लियस स्फेरिकल है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से बिल्कुल स्फेरिकली कौन कवर कर सकता है, बिल्कुल स्फेरिकली। तो एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट और कम हो जाता है, एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम हो जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब ऑर्बिट, एन की बजाय मैं ऑर्बिट लिख देता हूं, गिवन ऑर्बिट। सपोज मैंने फोर्थ ऑर्बिट दे दिया, एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको फोर्थ ऑर्बिट दे दिया, तो फोर्थ ऑर्बिट में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। तो बच्चों यहां पर नहीं है अभी 4, यहाँ पे 2s और 2p है, तो मैं अगर आपको 2 दे दूं तो 2s और 2p होगा, मैं 3 दे दूं तो 3s 3p 3d होगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये 4s का s ऑर्बिटल कैसा होगा, स्फेरिकल होगा ये, और ये है न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा यदि शील्ड करेगा, स्क्रीन करेगा, तो एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल, क्वेश्चन आता है एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा क्यों होता है, व्हाई द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल इज हाईएस्ट। तो इट इज ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, तो इसका स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप के कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। न्यूक्लियस का शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस को सील करने का इफेक्ट स्फेरिकल शेप के कारण एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा है। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पी ऑर्बिटल होता है, सब जानते हैं पी ऑर्बिटल कैसा होता है। तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, ये पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस तरह से है। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ है, ये इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल के, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा सील करेंगे। तो एस ऑर्बिटल का शेप जो है स्फेरिकल होने के कारण एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा सील करते हैं, ठीक है। सपोज आउटर मोस्ट ऑर्बिट सपोज 6 होता, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा कौन सील करता, 4s का, उससे कम 4p का, क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट कम क्यों हो गया, इसका शेप डम्बेल है, डम्बेल है, ये कंप्लीट सील नहीं कर रहा है न्यू इसके जैसा, ये कंप्लीट सील नहीं कर रहा, यहाँ ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, तो यहाँ खुला हुआ है, तो ये इसकी शील्डिंग थोड़ी कम हो गई। डी की शील्डिंग और कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ये देखिए न्यूक्लियस है, डी की शील्डिंग और कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसकी शील्डिंग, डी की शील्डिंग पी से भी कम हो गई, और एफ की शील्डिंग तो सबसे कम हो जाएगी। एफ में तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये देखो बिल्कुल यहाँ ये सब खुला हुआ है, डिफ्यूज्ड है, तो ये डबल डम्बेल, डी डी लिख दे रहा हूं, डबल डम्बेल शेप के कारण, और इसके वेरी डिफ्यूज्ड शेप के कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा। तो 4s का एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, पी का कम होता है, डी का और कम होता है।
मैंने n का वैल्यू 4 ले लिया, इस हिसाब से इसको ऐसा लिख दिया। तो वेरी डिफ्यूज्ड शेप के कारण f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम। अब कभी क्वेश्चन जनरली पूछ लें कि हाँ शील्डिंग इफेक्ट एस पी डी एफ में शील्डिंग इफेक्ट तो एस का, देन पी का, देन डी का, देन एफ का, तो मैंने एन के वैल्यू के बेस पर ये लिख दिया। तो अब आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है एस का। वो न्यूक्लियस को पूरा स्फेरिकली शेप होने के कारण पूरा चारों तरफ से, हर डायरेक्शन से कवर करता है, शील्ड करता है, स्क्रीन कर लेता है। उसके न्यूक्लियर चार्ज, इसका अट्रैक्शन पावर को कम करता है। कौन से इलेक्ट्रॉन? एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, या एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बोलिए या एस ऑर्बिटल बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है। आप एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बोलिए या एफ ऑर्बिटल बोलिए। वाई द लीस्ट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल, एफ ऑर्बिटल? तो इट इज ड्यू टू इट्स वेरी डिफ्यूज्ड शेप। बहुत डिफ्यूज शेप होने के कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। ये बात समझ आई आपको शील्डिंग इफेक्ट कम होने की? जरा ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। ये आपका सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, और इलेक्ट्रॉन तो ये इस तरह से पूरे में घूम रहा है, एक सर्कल है, ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। और ये लिया मैंने 4f, ध्यान से सुनना, ये 4f है। ये आपका हो गया 4f। अब सोचो, यहां शील्डिंग कर रहा है, ये ऐसी शील्डिंग है उसकी, इस तरह से शेप है इसका। तो इस न्यूक्लियस को 4f ऑर्बिटल पूरी तरह से सील नहीं कर रहा है। उसका इफेक्ट क्या हुआ? ये जो ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्ट। 4f का लेस शील्डिंग, less shielding of 4f orbital, more attraction of outer electron। बहुत ध्यान से सुनना, less shielding of 4f orbital, more attraction of this test electron towards nucleus। तो क्या होगा? जो तुम रेडियस सोच रहे थे कि ज्यादा है, वो रेडियस कम हो जाएगी, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो पूरे में ऐसा घूम रहा है, इधर से भी ऐसा अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा बच्चों। तो क्या होगा? इसके अट्रैक्शन से रेडियस छोटा हो जाएगा। तो तुमने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में बात करेंगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में ये बात समझाऊंगा मैं। तो आपको बहुत सिंपल सी बात समझना है। देखो, लेस शील्डिंग इफेक्ट हो गया, शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ, तो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो less shielding effect of 4f orbital, more attraction of the outermost electron towards the nucleus, thus radius decreases। रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह s लेता, ये देखो ये s बिल्कुल कंप्लीट स्फेरिकल होने के कारण पूरा इसको, न्यूक्लियस को पूरी तरह सील कर देगा। तो S के कारण इसका अट्रैक्शन कुछ कम हो जाएगा, लेकिन F के कारण अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि
शील्डिंग इफेक्ट। तो अब आपको शील्डिंग इफेक्ट की छोटी मोटी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, अब हमको ये फार्मूला मालूम हो गया अच्छे से, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका समझा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ध्यान से देखना, जेड हमको मालूम है एटॉमिक नंबर होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमको सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो मैं सिग्मा कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फार्मूला समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिए कैसे सिग्मा कैलकुलेट करेंगे बच्चों। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s। ध्यान से सुनना, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडियस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। रेडियस में पहला ऑर्बिट सबसे पास, दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, फिर चौथा ऑर्बिट। ये अबाउ रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, लिखने का तरीका वैसे अबाउ के अकॉर्डिंग 3D बाद में भरता है, 4s पहले। तो आपसे अगर बोला जाए कि अबाउ के अकॉर्डिंग लिखो तो 4s2 3d1 3d2 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं रेडियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस सबसे कम पहले, सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट 3s 3p 3d। मैंने 4s 3d नहीं लिखा, पहले 4s फिल होता है बाद में 3d, पर हम यहाँ पर लिखने का तरीका क्या यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रेडियस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रेडियस, रेडियस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया, ऐसे इस तरह से लिख लेंगे। ध्यान देना बच्चों। दूसरी बात, मैं सबसे आउटर मोस्ट सेल, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब हमारे दूसरा पॉइंट आ रहा है, हमारा दूसरा पॉइंट आ रहा है कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया, ये फिफ्थ सेल, कोई भी आप ले सकते हैं, कितने भी। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है वो उसको हम nth सेल मानेंगे, सबसे आउटर मोस्ट सेल को nth सेल, ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। इसको आप वैलेंसी सेल भी बोल सकते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल हो गया। उससे अंदर वाला ये n-1 सेल हो गया। अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, ये n-2 हो गया, ये n-3 हो गया, इस तरह से ये हो जाएगा। बस कई बहुत है, इतना ही ले लेते हैं। तो n, n-1, n-2, n-3, ठीक है। और आप n-4, n-5 जितना भी लेना है। तो ध्यान देना बच्चों। तीसरी बात, हम ऑर्बिटलों के ग्रुप्स तैयार करते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में अपन ग्रुप्स तैयार कर लेते हैं कि नहीं, ये ग्रुप के स्टूडेंट, ये ग्रुप के स्टूडेंट, तो यहाँ पर ग्रुप्स तैयार करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है sp ग्रुप, ये देखिए s है, ये sp है,
ये sp ग्रुप हो गया, ये d ग्रुप हो गया, ये d ग्रुप के इलेक्ट्रॉन, ये sp, ये d और ये f। तो ग्रुप्स बनाने का तरीका होता है, एक में आता है sp ग्रुप और एक में आता है d एंड f ग्रुप। तो ये मैंने ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। एक sp ग्रुप, एक होता है sp ग्रुप और दूसरा होता है d एंड f ग्रुप। ये दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, nth ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो शील्ड करेगा sp ग्रुप के लिए, तो वो होगा 0.35 वैल्यू सिग्मा में कंट्रीब्यूशन। सिग्मा में कंट्रीब्यूशन nth इलेक्ट्रॉन का टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले आप लिख लो, फिर मैं इसकी रियल बात समझाता हूं कैसे। तो nth ऑर्बिट में यदि टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट में यदि टेस्ट इलेक्ट्रॉन है और nth ऑर्बिट में अदर इलेक्ट्रॉन है, तो अदर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन 0.35 से सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे। यहां पर n-1 के इलेक्ट्रॉन सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85 वैल्यू के साथ, और अंदर वाले सभी 1 वैल्यू के साथ सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे sp ग्रुप के। तो sp ग्रुप के इलेक्ट्रॉन सिग्मा में कंट्रीब्यूशन करेंगे nth सेल में यदि हैं तो 0.35 ईच इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब आपको अभी ये बात अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं अब भी एग्जांपल लूंगा, आपको एकदम बात समझ आ जाएगी कि ये 0.35 का क्या मतलब है। तो ये 0.35 से ईच इलेक्ट्रॉन सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये n-1 में 0.85, n-2 में 1 और n-3 में 1। अगर sp ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे सिग्मा के कैलकुलेशन में, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, सिग्मा के कैलकुलेशन में इनका कंट्रीब्यूशन। ध्यान देना, यदि d एंड f ग्रुप है, यदि d एंड f ग्रुप है तो ध्यान से सुनिएगा, nth सेल के इलेक्ट्रॉन बहुत ध्यान से 0.35 से कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, जब हम सिग्मा का कैलकुलेशन करेंगे तो nth सेल के इलेक्ट्रॉन 0.35 से सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे पर इलेक्ट्रॉन, पर 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। और अंदर के सेल वाले 1, ये 1, ये 1, बाकी सभी 1, ये सिर्फ 0.35 से कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। बच्चों ये लिख लिया सबने? अब ध्यान से सुनना, 1s के, अभी 1s के इलेक्ट्रॉन, 1s के इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन को 0.30 से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपका ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लो। एंड ये तीसरे में 1.3 में ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, फॉर 1s इलेक्ट्रॉन contribute 0.30 इन सिग्मा, ठीक है। मतलब समझना अच्छे से, 1s इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0.30 इन सिग्मा। तो ये आप इसको ब्रैकेट में डाल दो। अभी इसका मैं अच्छे से मतलब समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये आप लिख डालें पहले,
तो यदि डी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, sp ग्रुप के इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, सेल भी मैंने लिख दिए हैं। और 1s में यदि है, 1s में टेस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर 1s इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0.30 इन सिग्मा फॉर टेस्ट इलेक्ट्रॉन इन 1s। ये आप चलो इसका पूरा लिख लो, फिर अपन समझेंगे। फॉर 1s इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0.30 इन सिग्मा फॉर टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 1s। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रूल्स हैं बच्चों, इन रूल्स को फॉलो करना है। इसे हम बोलते हैं स्लेटर रूल। अगर आपको इसका नाम लिखना है तो इसका नाम हो जाता स्लेटर रूल। ये जो रूल है ये कहलाते हैं स्लेटर रूल। कोई मतलब आपको कोई साइंटिस्ट नहीं पूछा जाता है, पर बोले क्या रूल है, किसने दिए, मान लो पूछे तो भाई स्लेटर रूल, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जनरल सी बात है। मैंने बिना रूल के लिख दिया है ये रूल, बट नाम है स्लेटर रूल। तो ये स्लेटर रूल लिख दिया मैंने। अब हम कैलकुलेशन सीखते हैं। अब बच्चों देखना ध्यान से देखना, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि अब कैलकुलेशन आपका शुरू होता है। यदि मैं इसे टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लूं, इसे मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लूं, तो ये इसको ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन को ये अदर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेगा। या तुम्हारे बाजू में तुम 2 स्टूडेंट बैठे हो सबसे लास्ट सीट पर, तो ये इसको डिस्टर्ब करता है, ये इसको डिस्टर्ब करता है, समझ गए। ये जब ये पढ़ रहा होता है तो ये मोबाइल देख रहा होता, अब इसका ध्यान इसके मोबाइल पे चला जाएगा, तो यहाँ जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी तरफ ध्यान कुछ कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यदि उसी सेल का टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसी सेल का टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फॉर दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन, these electron as well as this electron contribute in the sigma, माने इसके इस तरफ अट्रैक्शन को ये भी रिपेल करेंगे और ये भी करेगा इसको। बोले सर ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा और अगर इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए तो ये रिपेल करने लगेगा। बात समझ आ गई। यदि मैं इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लूं तो ये रिपेल करेगा, इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लूं तो ये रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो रिपल्सिव इफेक्ट का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहलाता है सिग्मा। रिपल्सिव इफेक्ट का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिग्मा। तो बच्चों ये भी सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेगा और अंदर वाले सभी सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये सब मिलकर के ये पूरे, ये देखिए ये सब मिलकर के Z का वैल्यू डिसाइड, Z इफेक्टिव का वैल्यू डिसाइड करेंगे। मतलब इन सबका एडिशन करना है हमको कि कितना डिस्टरबेंस हो रहा है। पहले तो ये देख लो 2 6 8 2 10 2 12 ये मैग्नीशियम है।
ये मैग्नीशियम 12 है। अब मैं बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम का 12 पॉजिटिव चार्ज यहां के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। 12 पॉजिटिव चार्ज से कुछ कम वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय लेस देन 12 positive charge, not by 12 positive charge, because these inner electron as well as this electron, as well as this electron contribute in the repulsion and contribute the mathematical calculation of sigma। तो मैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूं। यहां देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसका ये nth सेल हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया, और ये देखिए s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल p, ये s ऑर्बिटल p, sp ग्रुप है। तो nth सेल का यह इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन इनटू सिग्मा में इसका कंट्रीब्यूशन 0.35, ये हो गया प्लस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये n-1, ये n-1 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन द n-1 सेल इन sp ग्रुप। तो बच्चों sp ग्रुप में n-1 सेल देखिए कितना आ रहा है बेटा, 0.85। तो वैल्यू टोटल इलेक्ट्रॉन ये 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 8 इंटू 0.85, ये कर दीजिए प्लस और देखिए ये n-2 है, ये n-2 में 1, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 1। तो बच्चों ये वाला 1 मैंने ये लिया है, ये वाला 0.85 ये लिया है, और ये 0.35 ये लिया है, और इसमें ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव इफेक्ट क्योंकि ये nth सेल में है तो ये 0.35 है। अब आप इसका सम कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा सिग्मा। तो आप इसका सम कर देंगे तो ये मिल जाएगा सिग्मा। इसका सम करके देखिए कितना आता है, ये आ गया, ये हुआ 6.8, ये हुआ 6.8 प्लस ये हुआ 0.35 और ये हुआ पूरा 2। तो हम इसको जोड़ लें, 6.8 प्लस 0.35 प्लस 2 इक्वल टू 9.15। ये टोटल सम आपका आ गया 9.15, ये 9.15 आ गया। तो बच्चों टोटल स्क्रीन करने वाले इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्क्रीन करने वाले, शील्ड करने वाले इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करेंगे। अब जेड आप जानते हो, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहा हूं। Z effective for this test electron, Z effective for this test electron equal to Z minus sigma। बच्चों Z 12 है, देखो ये Z 12 है, और आपने ये टोटल करके ये ले आए 9.15। तो बताओ ये कितना हो गया, 2.85, ये आ गया प्लस 2.85। तो ध्यान दो, तुम क्या सोच रहे थे कि यह इलेक्ट्रॉन 12 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉन 12 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं,
लेस देन 12, और वो कितना आ रहा है वैल्यू, देखो 2.85, मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द 2.85 न्यूक्लियर चार्ज फॉर अट्रैक्शन। तो आप सोचो कि कितना कम हो गया, 2.85 से यह अट्रैक्ट हो रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय 2.85 न्यूक्लियर चार्ज, नॉट बाय 12। तो कितना कम हो गया, पर अट्रैक्शन है, यहां पर ध्यान देना, यहां अट्रैक्शन है। यदि ये अट्रैक्शन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा चुका होता, इंफिनिटी में जा चुका होता। हमेशा इन इनर इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन से अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा रहेगा, तभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में स्टेबल रहेगा, अदरवाइज ऑर्बिट को लूज छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन in any orbit is greater than repulsion of inner electron, हमेशा ज्यादा रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही, मतलब 12 से 12 से तो कम है, बट है 2.85 न्यूक्लियर चार्ज से ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो attraction is always greater than repulsion, so electron always present in the given certain energy orbit. ध्यान देना बच्चों, हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या होता है, जेड का वैल्यू +1, जेड का वैल्यू है +1, एटॉमिक नंबर +1, और एक ही इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या इस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करने के लिए अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, इसमें कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट है, कोई रिपल्सन है। तो यहां, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इसके बीच नो रिपल्सन, नो सिग्मा, इसलिए ये जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली +1 न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, माने यहां पर सिग्मा का वैल्यू 0 है। तो यहां पर Z इफेक्टिव इक्वल टू 1 - 0 इक्वल टू +1। तो मतलब हाइड्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन +1 न्यूक्लियर चार्ज से ही अट्रैक्ट हो रहा है, +1 न्यूक्लियर चार्ज से ही अट्रैक्ट हो रहा है। तो लिखिए इसको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन द टेस्ट इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली अट्रैक्टेड बाय द +1 न्यूक्लियर चार्ज, +1 न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। अब केस बदल रहे, अब आपको बात समझनी है, हीलियम, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। हीलियम, मैंने एग्जांपल ले लिया हीलियम। हीलियम में बच्चों जेड का वैल्यू 2 है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस ऑर्बिट में हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन भी 2 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भी 2 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। आप ये नहीं कहेंगे, अगर आपने ये बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन हीलियम में 2 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? जरा सोचो, ये एक टीचर पढ़ाने वाला है, यहाँ पर टीचर बैठा है और तुम 2 स्टूडेंट बैठे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं 1 घंटे की क्लास में ये इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लूं, इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने,
तो ये इलेक्ट्रॉन इसको कुछ ना कुछ 1 घंटे में डिस्टर्ब कर ही देगा। ये आप हो गए और ये आपका फ्रेंड, ये आपको डिस्टर्ब कर देगा। जरा सा यार पेन लेना, इतने में आपका ध्यान क्या हुआ, भटक गया और यहाँ टीचर ने कुछ पॉइंट पढ़ा दिया, तो आपने 1 घंटे की क्लास में से कुछ क्लास मिस कर दी। माने जो एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज था वह नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, वो नहीं फील कर रहे हो, कुछ कम हो गया। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जबकि उसी ऑर्बिट का है, मैंने आपको बताया था सेम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी इसे क्या करेगा, स्क्रीन करेगा, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करेगा। और 1s इलेक्ट्रॉन यदि टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, 1s इलेक्ट्रॉन, ये 1s है, हीलियम में 1s2 है, तो 1s इलेक्ट्रॉन यदि टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा 1s इलेक्ट्रॉन का यह सिग्मा में कंट्रीब्यूशन होगा, ये कंट्रीब्यूशन होगा इसका सिग्मा में। ये तो इस सिग्मा में इतना कंट्रीब्यूशन होगा इस इलेक्ट्रॉन का। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को टेस्ट कर रहा हूं, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा हूं। इसे मैंने टेस्ट कर रहा हूं कि भैया तू कितने न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट होगा, यदि ये अवेलेबल है तो। अगर नहीं अवेलेबल होता, ये अगर अवेलेबल नहीं होता तो क्या होता, 2 पॉजिटिव चार्ज से ही अट्रैक्ट होता, एग्जैक्टली 2, पर ये अवेलेबल है, ये इसको स्क्रीन करेगा। और 1s ऑर्बिटल में यदि टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल में यदि टेस्ट इलेक्ट्रॉन है और 1s ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन 0.30 से इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करेगा। समझ गए? तो बच्चों ये वैल्यू आपकी आती है 2, जो कि एटॉमिक नंबर जेड है, और ये इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है 0.3, तो ये आपका आ गया 1.7 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये 2 से नहीं, ये 1.7 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। समझ गए? तो दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन attracted by the 1.7 positive charge rather than 2 positive charge, because of this electron, this other electron screen the test electron by 0.30 value। हो गया कंसेप्ट क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको देखिए। अब अगर आपने लिथियम ले लिया, एग्जाम्पल लिथियम में जेड का वैल्यू 3 होता है, 1s2 2s1, 1s2 2s। अब मैं सीधी बात कर रहा हूं, ये देखिए ये n है और ये n-1 है। तो बच्चों ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मुझे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, जेड का वैल्यू 3 है। इसको ध्यान से सुनना, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल में नहीं है, ठीक है? तो हमें इसका यूज नहीं करना, किसका, 0.35 का, क्योंकि ये अकेला टेस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम इसका यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला, ये n-1 है, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 है और पावर कितना है, 0.85 है। तो बच्चों यहां पर सिग्मा का वैल्यू कितना आ गया, 1.70, ये सिग्मा आ गया 1.70। तो 3 - 1.70 किया तो ये आ गया 1.30, यह पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों ये दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन इन लिथियम इज अट्रैक्टेड बाय 1.30 positive charge. This test electron attracted by 1.30 positive charge, not by 3 positive charge। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब यदि मान लीजिए मैं
ध्यान देना बच्चों। अब यदि मान लीजिए मैं इसे टेस्ट इलेक्ट्रॉन करता हूं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके लिए मुझे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो जेड इफेक्टिव देखिए क्या होगा, ध्यान देना बच्चों। अब इस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करने वाला केवल ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये स्क्रीन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेगा। ये राइट साइड का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के आगे, जैसे मेरा बोर्ड ये है, मैं ये खड़ा हूं पढ़ा रहा हूं, आप ये बच्चे बैठे हैं, ठीक है, इन बच्चों को, इस बच्चे को पीछे के कोई बच्चे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो भी डिस्टरबेंस होगा इस बच्चे के कारण होगा, इस बच्चे के कारण इससे डिस्टरबेंस होगा। पीछे के बच्चे, ये जो पीछे के बच्चे हैं यहां जो बैठे हैं, ये नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नॉट डिस्टर्ब। तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में हम बोलेंगे इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को या इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मैंने लगाए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब इनके लिए सिग्मा नहीं लिखा जाएगा, इनके लिए सिग्मा 0 होगा। तो फॉर दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट साइड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0 इन सिग्मा, ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल डिस्टर्ब करने वाला इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को ये होगा। मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं करेगा, इसके लिए सिग्मा का वैल्यू 0 होगा। ये नहीं कंट्रीब्यूट करेगा सिग्मा में, ये नहीं डिस्टर्ब करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने वाला, स्क्रीन करने वाला ये इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दो, अब ये तो हटा दिया, तो अब एन ये हो गया, अब आपका एन ये हो गया ये, और जब 1s हो, जब 1s में इलेक्ट्रॉन हो तो 0.30 से क्या करता है, स्क्रीन करता है, ना कि 0.35 से स्क्रीन करता है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को 0.35 से स्क्रीन करेगा, 0.30 से स्क्रीन करेगा, ये इसका सिग्मा हुआ। तो 3 माइनस 0.30 इक्वल टू ये इसका सिग्मा, ये जेड है, ये जेड इफेक्टिव आ गया आपका 2.70 प्लस 2.70। मतलब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये दोनों सेम है, इसका भी 2.70 आएगा और इसका भी 2.70 आएगा। ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो ये डिस्टर्ब करेगा, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो ये डिस्टर्ब करेगा, और यदि ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसके लिए Z0 सिग्मा 0 माना जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड इलेक्ट्रॉन ऑफ द sp ग्रुप नॉट पार्टिसिपेट, नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन सिग्मा। तो ये बात ध्यान रखना, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसमें मैंने आपको स्टूडेंट के एग्जांपल से भी समझा दिया कि आप 2 स्टूडेंट यदि यहाँ बैठे हो तो पीछे वाले स्टूडेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये करेगा इसको, ये करेगा इसको। तो इस तरह से यहां भी न्यूक्लियर चार्ज जो 3 था उससे कम फील कर रहा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन फील 2.7 पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज रेदर देन +3 न्यूक्लियर चार्ज। तो बताइए पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अब देखो पीरियड 2 ले लिया, लिथियम Z लिख रहा हूं ये 3, बेरिलियम Z4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, ये आपके हो गए Z। ये आपका हो गया Z। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिग्मा, फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो किसी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिग्मा जब आप कैलकुलेट करो तो मुझे ये वैल्यू याद है, मैं लिख दे रहा हूं,
पहले वाले के लिए अब भी आपने 1.70 कैलकुलेट किया था, तो जेड इफेक्टिव आया था 1.30 लिथियम के लिए, ये वैल्यू आया था, जबकि 3 है ये। दूसरे के लिए ये आपका आएगा 2.05, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 1.95 आ जाएगा ये, प्लस 1.95। यहाँ देखिए तीसरे के लिए ये आएगा 2.4, तो ये जेड आ जाएगा 2.6 पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ कार्बन के लिए ये आएगा 2.75, तो ये आ जाएगा 3.25 पॉजिटिव चार्ज। जेड इफेक्टिव निकाल रहा हूं मैं, सीधा इसको माइनस कर देना तो ये जेड इफेक्टिव आ जाएगा। इसके लिए जब आप सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा, तो नाइट्रोजन के लिए 3.10 वैल्यू आएगा, तो इसको 7 में से 3.10 माइनस कर दीजिए, तो 3 प्लस 3.90 वैल्यू आ जाएगा। ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा 3.45 आएगा, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 4.55 आ जाएगा प्लस। और सबसे लास्ट सिग्मा का कैलकुलेशन बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए फ्लोरीन में करेंगे, तो 3.80 आएगा, और 3.80 में को माइनस कर दीजिए 9 में से, तो 5.20 आ जाएगा, ये प्लस साइन में। अब ध्यान दो, सब ध्यान देना बच्चों, इधर से इधर जब जाते हो तो ये देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, ये देखो। तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ये पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो इसलिए अब आप ये पॉइंट लिख लो जल्दी से, मैंने कैलकुलेट करके रख दिए हैं, ये सब कैलकुलेट करके रख दिए हैं, आप चाहो तो इसका कैलकुलेशन मैंने कर दिया, इनका आप करके देख लो, इसका आपका बेरिलियम भी आप करके देख लो, इतना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, अब आप कर सकते हो। तो लिख लिया आप लोगों ने, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात समझना, अब बात समझना, ऑर्बिट कितने हैं सभी में? 2, यहां ध्यान से बात समझना। अब ऑर्बिट सभी में है 2, सबसे बड़ा रेडियस इसका होगा। क्यों होगा सबसे बड़ा रेडियस? क्योंकि सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज और सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, और ऑर्बिट सभी में 2 है, ये देख लो, सभी में ऑर्बिट 2 है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6, तो बच्चों एक ऑर्बिट ये हुआ, अरे एक ऑर्बिट ये हुआ, 2 ही तो ऑर्बिट हुए, 1 और 2। और यहां देखो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s1, तो यहां भी 2 ही ऑर्बिट हुए, तो ऑर्बिट यहां भी 2 है और ऑर्बिट वहां तक भी 2 है। तो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर कांस्टेंट। बच्चों यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट होंगे तो रेडियस कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें भी 2 ऑर्बिट, इसमें भी 2 ऑर्बिट, तो रेडियस तो बराबर होना चाहिए, यहां से यहां तक सबकी। नहीं, क्यों बराबर नहीं होती? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसका रेडियस थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया तो इसका रेडियस और छोटा हो जाएगा। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इसका रेडियस और छोटा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, रेडियस छोटा होते जा रहा है। तो मैंने आपको साथ में रेडियस की बात भी समझा दी। तो द करेक्ट आंसर इज दिस, लिथियम 2 फ्लोरीन रेडियस डिक्रीजेस because effective nuclear charge increases while the number of cells remains same 2। फिर से ध्यान देना, यदि नंबर ऑफ सेल्स 2 है
नंबर ऑफ सेल्स 2 है, तो इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस बराबर होना चाहिए। 2 सेल्स है, बराबर होना चाहिए, बट बराबर नहीं है, कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है रेडियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड radius decreases because Z effective increases। ये देखो Z effective increases। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि भाई लिथियम से फ्लोरीन तक कंटिन्यू रेडियस डिक्रीज होती है, तो इसका रीजन क्या है? द करेक्ट रीजन इज Z effective increases। Z effective increases so radius decreases। अगर Z इफेक्टिव दिया है तो वो ज्यादा करेक्ट होगा बजाय एटॉमिक नंबर के, बजाय न्यूक्लियर चार्ज के। अगर ये नहीं दिया है तो न्यूक्लियर चार्ज इधर जाने पर बढ़ रहा है तो रेडियस कम होगी, बट बेस्ट आंसर होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस रेडियस डिक्रीजेस। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपका रेडियस का। यहां पर लिख लें इसको। ध्यान देना बच्चों, अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बतलाया था, जब आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना हो तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Zn30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। मैं ऐसा बना देता हूं। तो 4s इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनमें इसको मैंने टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोल दिया। टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैं जेड कैलकुलेट कर रहा हूं। जेड इफेक्टिव तो यहाँ, वो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा हूं। जेड तो यहाँ पर 30 है ही, ये जेड है, ये आपका जेड 30 है। अब हमको एक एक बात पर ध्यान देना है। ये है n-1, ये ओ, ये है n, ये हो गया आपका n-1, ये हो गया आपका n-2, ये हो गया आपका n-3। तो बच्चों ये देखो, जब nth सेल में इलेक्ट्रॉन हो 0.35 से स्क्रीन करेगा, तो sp ग्रुप के लिए ये आपका हो गया, इसके लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, तो ये 1 into 0.35 फॉर सिग्मा प्लस। अब ये n-1, आप np ग्रुप देख रहे हो, sp ग्रुप, तो n-1, तो ये टोटल 10 6 16 और 2 18, 18 into 0.85 ये हो गया, प्लस ये देखो n-2, n-2 में 1, n-3 में 1 और अंदर वाले सब 1, तो ये 6 और 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, ये प्लस करते हैं, ये आपका सिग्मा आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इस सिग्मा को आप सॉल्व करोगे, ध्यान से इसको आप सॉल्व कर लो, तो 25.65 वैल्यू आएगी, 25.65 वैल्यू आएगी। अब आप
टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड माइनस सिग्मा, जेड का वैल्यू तो 30 है और सिग्मा आपने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया, ये आया 25.65, 25.65, यह आ गया आपका 25.65। तो बच्चों जेड इफेक्टिव आपको कितना मिल रहा है, कितना मिलेगा, 4.35, ये मिल जाएगा 4.35। तो ध्यान दो, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये 30 पॉजिटिव चार्ज की जगह केवल 4.35 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, इतना कम हो गया। तो दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन फील ओनली 4.35 पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इतना अट्रैक्टिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लें इसको। अब मेरा क्वेश्चन है, ये कर लिया आपने। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यहां के इलेक्ट्रॉन को, डी इलेक्ट्रॉन को, कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन, 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn। मतलब अब आप यहां के 3D इलेक्ट्रॉन को आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 3D इलेक्ट्रॉन के Z को आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं इफेक्टिवली। चलिए यहां ध्यान से देखिए, अब आप 3D के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर रहे हैं। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं। ये 3D में मैं 10 इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ध्यान से सुनो, ये सपोज मैंने ले लिया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से सुनना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी, ये सब एक ही सेल के हैं। किसी को भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, ये भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये रिपेल करेंगे सारे मिलके, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बाकी के सारे मिलके, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये सारे मिलके। तो जिस सेल में इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया, उसके सभी इलेक्ट्रॉन बचे हुए, अदर इलेक्ट्रॉन, टेस्ट के अलावा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा बचे हुए सारे इलेक्ट्रॉन इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन सिग्मा में होगा, पर इसका कंट्रीब्यूशन सिग्मा में नहीं होगा। नो कंट्री इन सिग्मा, ये बात आप समझ लो। ये राइट साइड है, ये राइट साइड वाले, तो एस पी ग्रुप के राइट साइड या डी ग्रुप के राइट साइड वाले अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो वो सिग्मा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये इसका कोई रोल नहीं। अब अंदर देखो, अब आपका जब ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, तो ये आपका सेल हो गया n-1d, ये n था तो ये n-1। अब आपका ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये nth सेल हो जाएगा, अब n-1 नहीं रहेगा, ये समझाना चाह रहा हूं। दिस इज n, दिस इज n-1,
बट फिर से दिस इज n, दिस इज n minus 1, this is 4, this is 3, but in this case now the test electron is d electron, so it is not n minus 1, it is n. ये n हो गया, ये n minus 1 हो गया और ये n minus 2 हो गया। अब बात समझ गए होंगे आप। तो हमने पहले जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन ये रखा था तो n ये था, अब टेस्ट इलेक्ट्रॉन ये रखा है तो n माइनस 1 नहीं है ये, अब ये n हो गया। और मैंने अभी डी ग्रुप में, डी एंड एफ ग्रुप में nth सेल का यदि इलेक्ट्रॉन डी एंड एफ ग्रुप का है तो वो 0.35 कंट्रीब्यूट करता है। तो बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, ये सारे इलेक्ट्रॉन हो गए 9 और ये nth सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये 0.35 से सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे। अंदर वाले ये देखिए, अंदर वाला n-1 है तो ये टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन है और इनका n-1 में कंट्रीब्यूशन 1 है और ये n-2 के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन है ये, और 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों और इसका कंट्रीब्यूशन भी 1 है। तो ये आपका सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा 2 into 1, 6 plus 2 8 into 1। और इधर ये भी है, इधर मैंने ये लिखना भूल गया हूं, इधर देखिए, इधर ये 6 और 2 8, ये इलेक्ट्रॉन ये वाले ये sp ग्रुप के, ये d का है, d का था तो nth के लिए पर इलेक्ट्रॉन 0.35 था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होगा ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 into 1 ही फील करेंगे, तो ये आपका टोटल 18 हुआ, ये टोटल आपका 18 हुआ। और ये मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आता है जरा कैलकुलेट करें, 21.15 आता है। तो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन का, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है इसका जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट करेंगे तो 30, एटॉमिक नंबर 30 और सिग्मा 21.15, तो ये आपका आ गया 8.85 प्लस 8.85, मतलब ये हुआ कि दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ द डी ऑर्बिटल फील प्लस 8.85 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नॉट 30 पॉजिटिव चार्ज। तो ये डी इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा का कैलकुलेशन कर लें और जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह से जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन हो जाता है। लिख लिया सब लोगों ने? ये लिख लें जल्दी से। अब effective nuclear charge from left to right in a period increases, radius decreases। अब हम जरा सी एक और बात करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ए ग्रुप। देखो क्या होता है, मैंने कोई सा ग्रुप ले लिया, ये मैंने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैंने हाइड्रोजन छोड़ दिया, ये हो गया 3, ये हो गया 11, ये हो गया 19, ये हो गया 37, ये हो गया 55, ठीक है बच्चों। जब तुम जेड इफेक्टिव इसका कैलकुलेट करोगे, जेड इफेक्टिव, अभी आपने लिथियम का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया था, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा,
जेड आपने कैलकुलेट, जेड तो 3 है और सिग्मा आपने कैलकुलेट किया था 1.70। मुझे याद है लिथियम का सिग्मा आपने 1.70 कैलकुलेट किया था और ये जेड इफेक्टिव आ गया था इसका, ये जेड इफेक्टिव आ गया इसका 1.30। जब तुम जेड इफेक्टिव किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एस इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव फॉर एस इलेक्ट्रॉन, एनएस इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव फॉर एनएस इलेक्ट्रॉन, ये आ गया 1.30। सबसे पहले आपने लिथियम का ही कैलकुलेट किया था, पर हाइड्रोजन फिर हीलियम फिर लिथियम, तो ये आपका 1.30 आ रहा था। जब तुम इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे तो ये +2 आएगा, इसका भी +2 आएगा, इसका भी +2 आएगा, इसका भी +2 आएगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट +2 आ रहा है, ऑलमोस्ट +2 आ रहा है। मतलब जेड इफेक्टिव नीचे जाने पर कांस्टेंट है, किसी ग्रुप में नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। ये देखिए ऑलमोस्ट 222, जबकि सेल देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन को छोड़ दें, इसमें पीरियड जो है वो ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें 3 ऑर्बिट है, इसमें 4 ऑर्बिट है, इसमें 5 है, इसमें 6। तो रेडियस की जब हम बात करेंगे, जब मैं रेडियस की, मैंने जेड इफेक्टिव यहां लिख दिया है, ठीक है, अब मैं रेडियस की बात करता हूं, तो रेडियस में जेड इफेक्टिव काम नहीं करेगा। टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। देखिए +2 +2 +2 +2 कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मैंने अंदाज से लिख दिया है, ये +2 ऑलमोस्ट आएगा, तो ये कांस्टेंट है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है। तो फिर बात किस पर बनेगी, फिर पीरियड पर। देखो इसमें एक ही ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस, इसमें 2 ऑर्बिट हो गए तो रेडियस बड़ा हो गया, इसमें 2 ऑर्बिट हो गए, इसमें 3 ऑर्बिट हो गए तो रेडियस और बड़ा हो गया, इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 1 है, इसमें 3 ऑर्बिट है, इसमें पोटेशियम में 4 ऑर्बिट हो जाएंगे, पोटेशियम में 1 2 3 4 ऑर्बिट हो जाएंगे तो रेडियस और बड़ा हो जाएगा। सीजियम रुबिडियम में 1 2 3 4 5 ऑर्बिट हो जाएंगे, और बड़ा रेडियस हो जाएगा। और सीजियम में 1 2 3 4 5 6, ये और बड़ा रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पीरियड में जेड इफेक्टिव देखना है, ग्रुप में जेड इफेक्टिव नहीं देखना है। जेड इफेक्टिव ग्रुप में कांस्टेंट है, तो फिर हम बोलते हैं नीचे जाने पर रेडियस, किसी ग्रुप में नीचे जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, उसका रीजन जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट है, बट नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ रहे हैं, माने शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ये देखो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर के कितने, ये सब शील करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिव पावर, कितने सारे इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने सारे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को सील करके कम कर देंगे तो अट्रैक्शन सबसे कम हो जाएगा। अट्रैक्शन जब सबसे कम हो जाएगा तो रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मैं ये बात लिख रहा हूं, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप to bottom radius increases because पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। आप ऐसा बोलिए, चाहे बोलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, ऐसा बोलिए, चाहे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस ऐसा बोलिए, ये तीनों का मतलब एक ही है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे माने नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ गए, पर्दे बढ़ गए, 1 पर्दा 2 3 4 5 पर्दे लगे हुए हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन 5 पर्दों से इस न्यूक्लियस को देख रहा है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन
में कोई पर्दा नहीं, यहाँ पर एक पर्दा आ गया ये बीच में। तो जैसे जैसे पर्दे बढ़ते जाएंगे अट्रैक्शन कम होते जाएगा। पर्दे, स्क्रीन का बढ़ना, आप इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, तो ये इंक्रीज होता है। इसलिए ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, इसलिए क्या इंक्रीज हो जाता है, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन का इनकी शील्डिंग के कारण अट्रैक्शन कम होता है। वाइल यहां देख लीजिए, वाइल जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, जेड इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो जेड इफेक्टिव कभी मत लिख दीजिएगा टॉप टू बॉटम, ठीक है, वो कुछ केस में होता है, जिंक कैडमियम मरकरी वगैरह में हो सकता है। इधर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, वो मैं आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और उसके आगे जो पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट है उनमें रेडियस का कैसे चेंज होगा, कैसे वो डिक्रीज होगी, उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो सब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, या आप लिख लें। तो सब लोगों ने नोट कर लिया। तो जेड इफेक्टिव ग्रुप में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने से रेडियस पर इफेक्ट नहीं डालता। फिर रेडियस पर इफेक्ट डालने वाला होता है स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3, 4, 5, 6 ऐसी स्क्रीन बढ़ते चली जाती हैं, और स्क्रीन बढ़ने से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट होता है, उसका फीलिंग, अट्रैक्शन फीलिंग कम हो जाती है, रेडियस बढ़ता चला जाता है, रेडियस इंक्रीज होता है। बोलो क्लियर हो गई आज की पूरी क्लास? तो व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and what is the effect of nuclear charge, effective nuclear charge on radius? तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में पूरी बात समझ आ गई? किसी को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर कोई परेशानी हो तो मैं इस क्लास को यूट्यूब पे डाल रहा हूं, आप वहां से दोबारा देख लें, ठीक है? प्लीज, थैंक यू वेरी मच।